गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो आज हम स्टडी करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या कहा गया है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कोल्ड सिंथेटिक। हम कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो कुछ फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो फाइबर्स हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनको किन्होंने प्रिपेयर किया है, ह्यूमन बींग्स ने। मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो, यानी कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो केमिकल्स का यूज़ करके इन फाइबर को बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स हैं और इसको किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करके वो इन फाइबर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये किससे, ये क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन बताई है मैंने एक जस्ट, कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, वो स्मॉल यूनिट से स्मॉल यूनिट को जॉइन करके एक लॉन्ग चैन की फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो दीज आर द मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन। ये छोटी छोटी यूनिट्स को जॉइन करके एक चैन की फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक फाइबर के, नाइलॉन, रेयोन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जिनको किसने प्रिपेयर किया, जिनको जो है ह्यूमन बींग्स ने प्रिपेयर किया, जिनको यानी कि मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी कि इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, इन फाइबर्स को केमिकल्स की हेल्प से जो है बनाते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ठीक है, आपको ये बोला गया है रेयोन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आपको पता लग गया कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो यानी कि प्योरली सिंथेटिक जो ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं वो भी केमिकल्स की हेल्प से बना रहे हैं, वो सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन रेयोन डिफरेंट कैसे है सिंथेटिक फाइबर से, क्या रेयोन डिफरेंट है, ये भी तो एक सिंथेटिक फाइबर है रेयोन भी तो। लेकिन अगर डिफरेंट है तो क्या है, आपको पता है ना कि जो रेयोन है वो वैसे तो सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसको प्रिपेयर किससे करते हैं, एक नेचुरल सोर्स से, यानी कि वुड पल्प से। ठीक है, तो वुड पल्प क्या है यहाँ पर, वुड क्या है यहाँ पर, नेचुरल, जो नेचर से मिल गया हमें। ठीक है, नेचुरल सोर्स है यानी कि वुड पल्प से, क्योंकि हम इसे एक नेचुरल सोर्स से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स इसको, यानी कि एक किससे बना रहे हैं, वुड से, एक नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें लकड़ी यानी कि पेड़ों से मिलती है, नेचर से मिलती है। ठीक है, तो क्योंकि आप को यानी कि क्योंकि आप रेयोन जो है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो रेयोन है वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं, नेचुरल सब्सटेंस की हेल्प से बना रहे हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है, तो क्योंकि ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, फ्रॉम वुड पल्प। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको क्या करना है, यानी कि आपको ये फिल करने हैं विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब आप सिंथेटिक फाइबर को क्या बोलते हो, हम सिंथेटिक फाइबर्स को आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर्स बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए में क्या राइट करोगे कि सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड एज आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर। इन्हें मैनमेड कहा जाता है क्योंकि इनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मैन बनाते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर को, यानी कि कहाँ से इनका जो संश्लेषण है या सिंथेसाइज है, कौन से यानी कि रॉ मटेरियल से होता है, जो जिस भी रॉ मटेरियल से इनका संश्लेषण होता है या सिंथेसाइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। आपको पढ़ाया भी था मैंने। ठीक है, जो सिंथेसाइज फाइबर होते हैं या सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, रॉ मटेरियल से, जिसको कि पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। ये भी मैंने आपको चैप्टर में रीड करवाया था कि सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जो कि स्मॉल यूनिट से मिलकर एक लार्ज यूनिट की फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट है आपका गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं और आपको बताना है कि नाइलॉन फाइबर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपको प्रूव करने के लिए कुछ आपको एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल दैट इंडिकेट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो नाइलॉन फाइबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
आपने देखा होगा जो पैराशूट्स होते हैं या फिर रस्सियाँ होती हैं जिससे कि पकड़ के क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ा जा सकता है, ठीक है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि पहाड़ों पे रस्सी की हेल्प से जो है एक इंसान चढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जो वो रस्सी रोप यहाँ पर यूज़ की जाती है वो किससे मिलके बनी होती है? नायलॉन से। अगर बाय चांस जिससे कि इस रस्सी से वो इंसान जो है चढ़ रहा होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से, अगर ये बाय चांस ये रस्सी टूट जाए, अगर ये स्ट्रोंग ना हो, वीक हो, टूट जाएगी तो वो गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रोंग होती है इसलिए यहाँ पर क्या होती हैं, रोप क्लाइंबिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? नायलॉन से बनी हुई रोप्स का, ठीक है, रोप क्लाइंबिंग के लिए। तो पैराशूट्स भी जो होते हैं वो नायलॉन से मिलके बने होते हैं। जो आपने कार की सीट बेल्ट्स देखी हैं वो भी सब जो होती हैं नायलॉन से मिलके बनी होती हैं। टायर के कोट्स भी, फिनिशिंग नेट्स भी, ठीक है। तो और बहुत सारे जो एसेसरीज होती है स्पोर्ट्स की, जैसे कि रैकेट्स होंगे, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो नायलॉन से ही मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर फॉर स्टोरिंग फूड। हम जो है प्लास्टिक के, आपने देखा होगा आप रसोई में जो प्लास्टिक के बर्तन है, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जिसमें आपकी मम्मी सामान स्टोर करके रखते हैं ना आपकी मम्मा, तो वो क्यों प्लास्टिक के कंटेनर्स को ही यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए प्रेफर किया जाता है? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, तो वो मॉइस्चर से, यानी कि हवा में क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उस मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो वो, और ना ही इसलिए क्योंकि वो, और ना ही वो क्या वाटर के साथ रिएक्ट करता है। प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट नहीं करता कि जो भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स होंगे उनके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। प्लास्टिक क्या नॉन रिएक्टिव है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम फूड को स्टोर करना किस में प्रेफर करते हैं? प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर, ठीक है। और हाँ, ये क्या है कि जो आपका फूड आइटम होंगे, फूड आइटम के अंदर जिससे भी आपका फूड आइटम मिलके बना होता है जिसको अपने इंग्रेडिएंट्स बोलते हो, उन इंग्रेडिएंट्स के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करती, क्या नहीं करती? प्लास्टिक। उसके बाद है आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, आप थर्मोसेटिंग से ही समझ आ रहा है जो चीज़ सेट हो गई है, सेट हो गई है मतलब अब आप उसको हीट कर लो, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो है बेंट भी नहीं होती, अगर आप इसको मोड़ना चाहोगे तो ये बेंट भी नहीं करती। एक बार आपने इसको प्रॉपर कोई शेप दे दी, उसके बाद आप इसको हीट भी करोगे ना, हीट करने करके बेंट करने की कोशिश करोगे तो ये बेंट नहीं होगी, ठीक है। इट विल ब्रेक इफ़ वी अटेम्प्ट टू बेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर आप ज़्यादा इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए बर्तन को अगर आप क्या करते हो, मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो मुड़ेगी नहीं, वो टूट जाएगी, ठीक है। जब आप इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हो तो ये सॉफ्ट भी नहीं होती, ठीक है। और ना ही आप इसको कोई दोबारा से शेप दे सकते हो। आपने इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार कोई शेप दे दी, एक बार मोल्ड कर दिया, तो आप इसको हीट करने के बाद भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही आप सॉफ्ट कर सकते हो और ना ही आप इसको दोबारा से रीशेप कर सकते हैं एक बार जब आपने इसको मोल्ड कर दिया। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक की आप बात करते हो, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये बेंड कर जाते हैं ईजिली। आपने देखा होगा आपके घरों में प्लास्टिक की बोटल्स हैं, अगर आप उसको दबाते हो, मोड़ते हो तो क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। वो किससे मिलके बनी होती हैं? वो क्या होती हैं? वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको हीट करते हो, इन प्लास्टिक को, ये जो आपकी बोटल्स के अंदर होती है, तो अगर आप इनको हीट करते हो, जलाते हो, तो ये क्या हो जाता है, तभी की तभी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, बिकम्स सॉफ्ट एंड। और आप इनको किसी भी शेप में जो है दोबारा से बदल सकते हो, इसको मोल्ड कर सकते हो, आप इनको कोई और शेप जो है वो दोबारा से दे सकते हो। तो वो किसकी एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक की, ठीक है। जिसमें थर्मोप्लास्टिक के आपको एग्जांपल्स अगर देने हो तो आप पीवीसी दे सकते हो, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन, ये सब जो होते हैं वो किसके एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोसेटिंग के हैं बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये सब जो है वो किसके हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल। नेक्स्ट है आपके पास, एक्सप्लेन वाई द फ्लोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको आपने एक बार जो है शेप दे दी, आप उसको हीट करके भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या कहा है कि ये जो सोशियन हैंडल्स हैं वो इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों मिलके बने हुए होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, ये सब क्या क्यों इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं? अब आपको पता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है एक बार अगर इसको अपने कोई शेप दे दी तो चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, ऑल्सो ऑन हीटिंग। अब आप क्या करते हो, आपके घरों में कुकर हुआ, ठीक है, कुकर है, जो आपके घरों में कुकर होता है जिसमें हम खाना बनाते हो, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर उनके हैंडल लगे होते हैं ना,
ये आपका कुकर है, ठीक है, और यहाँ आपकी इसके हैंडल लगे होते हैं। जो ये हैंडल लगे होते हैं ना, वो किससे मिलके बने होते हैं? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, बेकेलाइट से मिलके बने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप इस स्टील को टच करते हो तो आपको क्या होता है, एकदम गर्म लग जाता है। लेकिन अगर इस हैंडल की हेल्प से अगर आप पकड़ते हो तो क्या होता है, गर्म नहीं लगता। क्योंकि ये बेकेलाइट क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, यानी कि ये हीट कैच नहीं, मतलब बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, हीट को पास नहीं होने देते। यानी कि हीट पास हो जाएगी तो वो तो फिर आपको भी लग जाएगी, तभी आपको गरम गरम टच होगा, ठीक है। तो बैड कंडक्टर्स का मतलब क्या है, ये हीट को यहाँ पर पास होने नहीं देते, ठीक है, वहीं तक ही, इनके अंदर तक ही होगा। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, ठीक है। तो जो ये प्लास्टिक्स होती हैं वो सॉफ्ट भी नहीं होती, जब आप हीट करते हो तो ये सॉफ्ट भी नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्लास्टिक जो होती है हैंडल्स पे लगी होती है। उसके बाद बेकेलाइट क्यों यूज़ किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक प्लग्स के अंदर, स्विचेस के अंदर, प्लग बोर्ड्स, ये सब जो होते हैं उसके अंदर बेकेलाइट बेकेलाइट प्लास्टिक का क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि जो बेकेलाइट प्लास्टिक है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी वजह से ही इनका यूज़, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस और प्लग्स, बोर्ड्स, ये सब बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कैटेगराइज करना है आपको इन मटेरियल्स को, ठीक है। इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, कि कौन सी चीज़ को आप दोबारा से बना सकते हो, कौन सी चीज़ रिसाइकिल्ड हो सकती है, और कौन सी चीज़ को आप दोबारा से रिसाइकिल्ड नहीं कर सकते, दोबारा से ख़राब होने पर आप दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो आपको दिए हुए हैं टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट, ये सब दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो आप जिन चीज़ों को रिसाइकिल्ड कर सकते हो, दोबारा से बना सकते हो, तो वो क्या है, प्लास्टिक की चेयर्स, ठीक है। प्लास्टिक की चेयर के अंदर जो प्लास्टिक है लगा होता है उसको आप क्या कर सकते हो, हीट करके दोबारा से मल्ट कर सकते हो, दोबारा से किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको आप दोबारा से क्या कर सकते हो, रिसाइकिल्ड कर सकते हो। प्लास्टिक के जो बाउल्स होते हैं उनको भी, प्लास्टिक के टॉयज़ को भी, और जो प्लास्टिक की कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स पे लगी होती है ना बाहर, उनको भी आप रिसाइकिल्ड कर सकते हो। और जो कैरी बैग्स होते हैं उनको भी आप रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से आप उनसे और भी चीज़ें बना सकते हो। लेकिन जो कुकर का हैंडल है, ठीक है, जो कि किससे मिलकर बना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, बेकेलाइट से, उनको आप दोबारा से नहीं बना सकते। कैन उनका आप उसी पुराने, मतलब कुकर के हैंडल से नया कुकर का हैंडल नहीं बना सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को भी आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, और टेलीफोन के जो आपके यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी आप जो है रिसाइकिल नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। जो राना है वो क्या करता है, यानी कि एक गर्मियों के लिए एक शर्ट खरीदना चाहता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया आपको कि राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, ठीक है। तो शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम, क्योंकि जो राना है वो क्या करना चाहता है, यानी कि गर्मियों के लिए एक शर्ट खरीदना चाहता है। क्या वो कॉटन की शर्ट खरीदे या फिर वो शर्ट जो है सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट को खरीदे? आप एडवाइस करें कि उसे कौन सी शर्ट जो है वो गर्मियों के लिए खरीदनी चाहिए। क्या उसे सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर उसे कॉटन से मिलके बनी हुई शर्ट को खरीदना चाहिए? राना शुड बाय अ कॉटन शर्ट फॉर द समर। तो यानी कि उसे क्या करना है, राना को क्या आपने सजेस्ट किया है कि कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए गर्मियों के लिए, सिंथेटिक शर्ट नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉटन जो है वो वाटर को ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है, पानी को ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो जो भी पसीना आपकी बॉडी पे से आएगा वो, यानी कि कॉटन क्या होता है, उसको, राना को कौन से कपड़े खरीदने चाहिए, कॉटन से बने हुए। क्यों खरीदने चाहिए? क्योंकि जो कॉटन से बने हुए कपड़े हैं, ये कॉटन है, वो क्या करता है, पानी को ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, ईजिली सोख लेता है। तो अगर आप कॉटन की शर्ट पहनोगे तो जब आपको पसीना आएगा तो वो शर्ट क्या करेगी, आपके पसीनों को सोख लेगी, ठीक है, और आप एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देगी, जिससे कि आपका स्वेट जो है वो जल्दी सूख जाए, ठीक है, इवेपोरेट कर देगी। तो दस इट हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग द स्वेट, क्योंकि ये जो कॉटन की शर्ट है वो हेल्प करती है इवेपोरेट करने में स्वेट को, ठीक है, और आपकी बॉडी को कूल रखने में। तो इसीलिए क्या है, आपको समर्स में कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए। तो आपने राना को यही सजेस्ट किया कि वो कॉटन की शर्ट ले, क्योंकि जो कॉटन की शर्ट है वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्व कर लेगी एनवायरनमेंट में, यानी कि उसको एक्सपोज कर देगी, जिससे कि आपकी जो आपके पसीना है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। स्वेट क्या है आपका, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी कि आपकी, और आप ठंडा फील करोगे। तो इसी वजह से राना को कौन सी शर्ट लेनी चाहिए, कॉटन की शर्ट लेनी चाहिए। उसके बाद गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं और ये बताना है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव इन नेचर का है।
देखो जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरेसिव नेचर का है। क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता, इस चाहे कोई भी केमिकल, कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल, अगर आपने प्लास्टिक के अंदर आपने HCl रख दिया, ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, रख दिया, तब भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये अपनी ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ही ये क्या है, नॉन कोरेसिव होता है, क्योंकि इसको अगर आप किसी भी यानी स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ भी रिएक्ट करवा देते हो तो भी इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग केमिकल दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोतल इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। आपने देखा होगा कि जो आपको अपने घरों को साफ़ करते हो, ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं वो भी, तो वो किसके अंदर आते हैं? प्लास्टिक की बोटल्स में आते हैं, मेटल के कंटेनर्स में नहीं होते ना, प्लास्टिक की बोतल के अंदर आते हैं। आपने देखा भी होगा एक स्प्रेस होता है जो कि आप मिरर को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, ये जितने भी केमिकल्स हैं वो स्टोर भी किसके अंदर होते हैं? प्लास्टिक बोतल के अंदर, क्योंकि जो प्लास्टिक बोतल है वो क्या होती है? नॉन कोरेसिव नेचर की होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथ ब्रश बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। यानी कि जो उनके हैंडल हैं, ठीक है, टूथब्रश के, या फिर ब्रिस्टल्स हैं, ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनके, या फिर जो हैंडल होते हैं टूथब्रश के, क्या वो सेम मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं या होने चाहिए? जो यहाँ पर हैंडल होते हैं या ब्रिस्टल होते हैं टूथब्रश के, शुड नॉट बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ये यानी कि सेम मटेरियल से मिलके नहीं बने होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो हैंडल होता है टूथब्रश का वो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और जो ब्रिस्टल हैं जिससे आप ब्रश करते हो वो क्या होना चाहिए? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। अगर हार्ड होंगे तो आपके टूथ में से तो बहुत सारा ब्लड आ जाएगा, खून आ जाएगा, इसलिए जो इसका हैंडल है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ब्रिस्टल जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? ब्रश करते हो, जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सॉफ्ट होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। आपको क्या करना है? प्लास्टिक को अवॉइड करना है, ठीक है। तो वी शुड अवॉइड प्लास्टिक। आप क्या कर सकते हो? प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज जो प्लास्टिक है वो क्या होंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के अंदर, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो प्लास्टिक है, आपने देखा होगा कहीं भी कूड़ा पड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्लास्टिक्स की बोतल पड़ी हुई आपको दिखेंगी, प्लास्टिक की बोतल को ये डिकम्पोज नहीं होती नेचर में, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इनको कोई भी बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इस वजह से ये जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर की होती हैं। आपने देखा होगा कहीं भी गंद, कहीं भी कूड़ा पड़ा ओपन एरिया में, वहाँ प्लास्टिक की बोटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स ऐसे ही गिरे होते हैं, और काफ़ी टाइम तक भी अगर आप चेक करोगे तो वो ऐसे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। उनको, उनके ऊपर अगर बैक्टीरिया आ भी जाए तो उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वहाँ देखा हो काओ डंग पड़ा है, ठीक है, कूड़ों में, और थोड़े दिन बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, वो खाद बन जाता है, ठीक है। तो उसको यानी कि डिकम्पोज कर देते हैं बैक्टीरिया, तोड़ देते हैं उसको, ठीक है, उसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर की होती है। अगर आपने वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट, अगर ये एनवायरनमेंट में आ जाए, या फिर हम देखा होगा खुले में पड़ी रहती है, तो उससे क्या होता है? सिर्फ पॉल्यूशन क्रिएट करती है ये, ठीक है। इफ़ बंट दे रिलीज, अगर आप इन प्लास्टिक को जला देते हो तो ये रिलीज़ करती हैं बहुत सारी पॉइजनस गैसेस को। एंड द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर स्वेलो बाय एनिमल्स। और अगर आप आपने देखा भी होगा कुछ प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी होती हैं, वो अगर आप उसको ऐसे यहाँ कूड़े कचरे में गेर देते हो तो उन्हें कौन खा लेते हैं? एनिमल्स खा लेते हैं, और वो उनके गले में जाकर फंस जाती हैं, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, उनके जहाँ से वो सांस ले रहे हैं लंग्स के अंदर जाकर जो है वो बोटल्स फंस जाती हैं, और उनको यानी कि उनकी फैटिलिटी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है एनिमल्स की, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है? प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद कॉलम बी। आपको मैच करने हैं इसके अंदर। आप देखो, आपको ये पता है क्वेश्चन नंबर ए पॉलीएस्टर, और आपको दिया गया है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। आपको पता है वुड पल्प से तो रेयन प्रिपेयर होता है, तो इसलिए थर्ड का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके कपड़ों को रिंकल नहीं होने देता, या फिर आपको बोला गया है पॉलीएस्टर्स, ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। ये आपको पता है कि नायलॉन का यूज़ जो है पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए किया जाता है, तो फोर्थ का क्या हो गया? बी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है, दो बचे आपके पास ऑप्शन, एक होगा आपके पास पॉलीएस्टर, एक है आपके पास टेफ्लॉन। तो आपको बताना है कि कौन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, कौन सा जो है नॉन स्टिक कुकवेयर, तो वो क्या है? हमने पढ़ा था टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, ठीक है। और फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर देखो पॉलीएस्टर
के जो कपड़े होते हैं वो फैब्रिक को रिंकल नहीं होने देते जल्दी से, यानी कि सलवटें नहीं पड़ने देते। टेफ्लॉन का यूज़ नॉन स्टिक कुकवेयर्स के अंदर कोटिंग के लिए किया जाता है। रेयोन कहाँ से प्रिपेयर होती है, वुड पल्प से। और नायलॉन का यूज़ किस लिए किया जाता है, पैराशूट्स बनाने के लिए, ठीक है, स्टॉकिंग्स बनाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर यानी कि सिंथेटिक फाइबर को बना रहे हो, तो वो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने में, कंजर्व करने में। तो यहाँ पर क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो क्या हेल्प कर रहा है, हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बिकॉज इफ़ वी यूज़ नेचुरल फाइबर, अगर हम नेचुरल फाइबर का यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, तो रॉ मटेरियल फॉर देम हैव टू बी डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। और यानी कि जो इनके रॉ मटेरियल होते हैं, जिनसे भी ये मिलके बने होते हैं नेचुरल फाइबर, वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। तो विच रिक्वायर कटिंग ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रीज, तो जिसके लिए आपको बहुत सारे ट्रीज काटने पड़ेंगे। तो दिस प्रूव्स टू बी, यानी कि आपके लिए क्या हो सकता है, दिस प्रूव्स टू बी इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो आप, इन्होंने कहा है कि आप सिंथेटिक फाइबर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और ये सिंथेटिक फाइबर किस में हेल्प कर रहा है, यहाँ पर फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, यानी कि बचा के रखने में, पेड़ों को बचा के रखने में। क्यों, देखो अगर आप नेचुरल फाइबर का यूज़ करते हो, तो जो नेचुरल फाइबर हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, जो प्लांट से आते हैं कुछ मटेरियल, ठीक है। अब क्योंकि वो प्लांट से आते हैं वो मटेरियल आपके नेचुरल फाइबर के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर सिंथेटिक फाइबर बना रहे हो, तो वो क्या है, हेल्पफुल होते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखने में, पेड़ों को बचा के रखने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक एक्टिविटी के जरिए ये बताना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन ऑर्डर टू शो